हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने उसमें अपना अर्नब का, अपने बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आप मेरा इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो आज मैं आगे डिस्कस करूँगी गाइस, ओटी स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने कैसे कंटिन्यू किया। तो सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड अर्नब में उस वक्त क्या क्या इशू थे। तो सेम, वो नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करता था, लॉस्टिंग उसमें बहुत ज़्यादा थी, स्पीच नहीं था, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा था, कंट्रोल करना मतलब बिल्कुल मुश्किल, हवा की तरह इधर उधर भागना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। वो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम। मेरे दिमाग में ये नेम रिस्पॉन्ड, लॉस्टिंग, ये सब कुछ जो था, ये इतना ज़्यादा मुझे अफेक्ट नहीं करता था जितना ज़्यादा मैं उसकी हाइपर एक्टिविटी से परेशान थी। मैं किसी भी तरह से हाइपर एक्टिविटी को डाउन करना चाहती थी क्योंकि उसको कहीं भी ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि हम लोग कभी भी रुकते नहीं थे, उसको आउटिंग का हम लोग पूरा एक्सपोजर देते थे, मतलब हर जगह पे, पब्लिक पे, फंक्शन में, सब जगह हम लोग लेके जाते थे। उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे उसको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आता था। तो हाइपर एक्टिविटी का मैंने अपने साइकेट्रिस्ट से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले तो मेरे साइकेट्रिस्ट ने उस वक्त मुझे एक बात बोली थी कि जो हाइपर एक्टिविटी है, ऑटिज़म के अपोजिट हाइपर एक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मतलब एज के साथ अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करते हो, कोई मेडिसिन नहीं भी देते हो, तब भी हाइपर एक्टिविटी जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये मुझे उस वक्त थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगा था और ये बात बिल्कुल सच भी हुई। अर्नब 2 साल, 3 साल, 4 साल की एज में जितना ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, आज अगर आप 9 ईयर की एज में अर्नब को देखते हो तो अर्नब पूरी तरह से हाइपर एक्टिविटी से बाहर आ चुका है। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो हाइपर एक्टिविटी के बारे में आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट इसको काम डाउन करने के लिए आपको ट्राई ज़रूर करनी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 5 इयर्स की एज तक आपको हाइपर एक्टिविटी को झेलना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप 2-4 महीने में कोई भी मेडिसिन खिलाओ या कुछ भी आप 2-4 महीने ट्रीटमेंट करो और हाइपर एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपको 5 साल या 6 साल की एज तक तो बहुत बुरे तरीके से, बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और आपको, जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, उनको ये चीज़ तो झेलनी ही पड़ेगी। इसमें टाइम लग ही जाता है, बट डेली बेस पे हम लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। मतलब डेली आपको बच्चे की एनर्जी को बर्न करना पड़ेगा। आप में से कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि ऐसा कौन सा खाना है, कौन सी डाइट है जिससे हम हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी कोई डाइट है एक्सेप्ट शुगर। शुगर का रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलता है और वो आज भी हम लोगों को मिलता है। अगर आज भी हम लोग अर्नब को अगर शुगर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट दिखता है, वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है। तो शुगर आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। दूसरा मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो आपको फिजिकल वे में एनर्जी को बर्न करना पड़ेगा, और वो भी डेली। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन कुछ किया और उसके बाद छोड़ दिया, नेक्स्ट डे वो फिर से उसी एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज जो आपने उसका एनर्जी बर्न किया है तो कल भी उसका इफेक्ट देखेगा, नहीं। कल का जो एनर्जी होगा उसके लिए आपको कल फिर से फिजिकली उसको बर्न करना पड़ेगा एनर्जी को। तो इसके लिए जैसे नॉर्मल बच्चे अपने एनर्जी बर्न करते हैं, कैसे? खेल कूद करके। तो मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है ग्राउंड में जो स्लाइडिंग होती है। अर्नब, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल की एज में अर्नब कई बार तो मतलब कंटिन्यूअसली 25 टाइम्स, 30 टाइम्स वो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता रहता था। बाकी बच्चे थक जाते थे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली स्लाइड में अप डाउन करता रहता था, लेकिन फिर भी वो थकता नहीं था। तो वो तो मुझे स्लाइडिंग में डेली उसको करवाती थी, प्लस साइकिलिंग भी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हमने किया था। थर्ड पॉइंट, वॉकिंग। तो थर्ड पॉइंट था वॉकिंग। वॉकिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। हमारा कॉलोनी बहुत बड़ा है और मैं डेली उसको स्लाइडिंग करवाने के बाद, ग्राउंड में थोड़ा खेलने के बाद, थोड़ा बॉल खेलने के बाद उसको हम लोग सीधा मैं वॉकिंग पे उसको लेके जाती थी।
उसके बाद रात को फिर हम लोग खाना खाने के बाद फिर वॉकिंग पे लेके जाते थे। तो इस तरह से उसका जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक थोड़ा बर्न हो जाता था। तो ये प्रोसीजर मैंने कंटिन्यूअसली रखा उसके लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक ही तरीका है डेली बेस पे हाइपर एक्टिव बच्चे को शांत करने का, वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी। ये आप पे डिपेंड करता है, ग्राउंड में नहीं ले जा सकते हो तो घर में ही जंप करवाओ। ट्रैम्पलिन आप खरीद सकते हो तो ट्रैम्पलिन आप ले सकते हो। अर्नब जब स्कूल में, अर्नब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था प्री प्राइमरी क्लासेस में, जब वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता था तो उसको स्कूल में भी टीचर 2-2.5 घंटे का उसका स्कूल होता था प्री प्राइमरी क्लासेस में, तो उसको वो कंटिन्यूसली आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उसको ट्रैम्पलिन पे उसको जंप करवाते थे, जिससे उसका थोड़ा सा एनर्जी जो है वो बर्न हो जाता था और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था। तो ये चीज़ें ही काम करती हैं हाइपर एक्टिविटी में। नेक्स्ट आता है उसका स्पीच का लेवल। तो स्पीच का लेवल जो था गाइस, मैंने अर्ली स्टेज में ही उसको फिर से स्पीच के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था। उसके जो फाइन मोटर स्किल हैं या मोटर स्किल हैं, ये सब कुछ जो है वो ग्राउंड में जाता था, स्लाइडिंग अच्छे से चढ़ता था, ग्राउंड मतलब उसका जो झूला में झूलता था, किक अच्छे से मारता था। तो ये सब मोटर स्किल तो उसके वहीं पर इम्प्रूव हो जाते थे। तो अगर आपको भी इनके ऊपर भी स्टार्टिंग में काम करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा मोटर स्किल उसकी अच्छी नहीं है तो ग्राउंड सबसे अच्छी जगह है। आप घर में भी जंप करवा सकते हो, घर में भी कुछ लैडर बना सकते हो जिसके ऊपर बच्चा चढ़ सके। तो इस तरह से आप, या सीढ़ियाँ आप बाहर चढ़ा लो, उससे थोड़ा सा मोटर स्किल जो है वो अच्छे हो जाते हैं बच्चे के। फाइन मोटर स्किल, ये सब मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छा सेशन है वो, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता था। तो वो मैं 3 टाइम्स रिपीट करती थी डेली, तो मेरा जो ओटी है वो उसमें कवर हो जाता था। फाइन मोटर स्किल, उसकी जो फिजिकल एक्सरसाइज भी उसमें होती थी, ब्रेन जिम भी उसमें होता था, तो वो सब उसमें कवर हो जाता था। फिर मेरा पार्ट होता था उसको स्पीच के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। तो डेली मैं उसका वोकैबुलरी उसको इंक्रीज करवाती थी। डेली 3-4 वर्ड्स कार्ड्स में या बुक में उसको हम लोग दिखाते थे। उसको हम लोगों ने स्पीच थेरेपी करवाई थी ओटी के 5-6 महीने के बाद। मतलब साइकेट्रिस्ट ने भी ये बोल दिया था कि ये इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कि अगर अभी इमीडिएटली आप इससे स्पीच थेरेपी अगर करवाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि ये बैठेगा ही नहीं। तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा 5-6 महीने के बाद आप स्पीच थेरेपी शुरू कीजिए। तो उसके बाद हम लोगों ने स्पीच थेरेपी शुरू की थी। मेरे थेरेपिस्ट ने भी मुझे कुछ बुक्स रेकमेंड की थी, बहुत अच्छी बुक्स है। एक तो मेरे पास अभी भी है 5000 वर्ड्स इन विद पिक्चर्स, और एक फैमिली वाला पिक्चर था जिसमें डिफरेंट सीन्स होते थे। फैमिली वाला पूरा डिस्क्राइब किया होता था उसमें, फैमिली, हॉस्पिटल, पार्किंग, गार्डन, इस तरह से वो सब एक ऐसा बुक था। वो अभी मेरे पास नहीं है बट बहुत अच्छा बुक था, मिल सकती है मार्केट में, अगर आप सर्च करोगे नेट पे भी आपको मिल जाएगा ऐसा। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा वोकैबुलरी उसका इंक्रीज़ करने का स्टार्ट किया था। एक प्लस पॉइंट था कि अर्नब को ये प्रॉब्लम कभी नहीं था, वो मेरा लिप्स रीडिंग स्टार्टिंग से ही पढ़ लेता था। तो सोचो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उसका स्पीच लेट स्टार्ट हुआ। मतलब स्पीच बोल सकते हैं, स्पीच एक्चुअली ये होता है कि अगर बच्चा मीनिंगफुल नहीं है लेकिन फिर भी वो बच्चा बोल पा रहा है, लेकिन वो वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं है। तो अगर बच्चा बोल पा रहा है बट मीनिंगफुल नहीं बोल पा रहा है तो उसको हम लोग स्पीच बोलते हैं कि बच्चे में स्पीच है। और अगर बच्चा मीनिंगफुल नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब उसका लैंग्वेज डेवलप नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्नब का लैंग्वेज डेवलप नहीं था। तो लैंग्वेज के लिए वही सबसे पहला रूल होता है कि हम लोग बच्चे की वोकैबुलरी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो धीरे धीरे मैंने उसको वही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अल्फ़ाबेट्स, सब कुछ जो भी बेसिक रहता है वो सब मैंने उसको स्टार्ट किया। तो 4 और 5 ईयर की एज में पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका फ्रेज स्पीच आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 6-7 ईयर्स की एज में उसको थोड़ा सा सेंटेंस बोलना भी आ गया। हालांकि सेंटेंस में अभी भी उसकी मिस्टेक हो जाती है, मतलब वही ने को जो है वो आगे पीछे होते हैं, बट फिर भी काफ़ी सेंटेंसेस जो डेली लाइफ से हैं, उसकी नीड्स के हैं, वो काफ़ी सेंटेंसेस में बोलना प्रेफर करता है और बोल भी लेता है। तो स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट है। और स्पीच मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका स्पीच एनफ है, उसका लैंग्वेज इतना डेवलप हो चुका है कि वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर सके, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता है। वो नॉट ओनली वो सिर्फ हमें ही नहीं बताता है, अगर कोई अननोन अभी उसका फ्रेंड है तो उसके साथ भी वो बोलता है, जितना उसको बोलना है, जितनी उसकी नीड्स है वो उसको बताता है। स्कूल में भी वो टीचर्स को
बोल पाता है। अगर टीचर कुछ पूछेगी, उसको आता है तो वो बोल देता है, वहाँ पे नहीं आता है तो नहीं बोलेगा, वो तो ऑब्वियसली है। तो स्पीच में भी अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट आता है, किसी ने पूछा था कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी कैसा है। तो गाइज 4 या 5 साल की एज में तो अर्नव का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा वीक था। कमांड फॉलो करना उसको नहीं आता था, उसको कंट्रोल करना उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये जो हाइपर एक्टिव का प्रॉब्लम है, ये लगभग 5 ईयर्स से 6 ईयर्स तक हम लोगों को बहुत बुरे तरीके से झेलना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा हाइपर होता था, तो उस टाइम पर भी वो उसको कमांड फॉलो करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे भी। अपने नेम को रिस्पॉन्ड उसने कब करना स्टार्ट किया, तो हाँ 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के एज तक आते आते ही वो, जब भी हम लोग उसको बुलाते थे तो वो मतलब हमारे पास भाग के आ जाता था, मतलब अपने नेम को रिस्पॉन्ड वो कर लेता था। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग 5 ईयर्स तक थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चे में होने लगते हैं। तो ये सब जो नेम रिस्पॉन्ड का मुझे समझ में नहीं आता है गाइज। आप लोग बोलते हो मेरा बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ बताइए गाइज। आप खुद सोचिए, बच्चे का स्पीच नहीं है, उसको ये तक पता नहीं है कि मेरा नाम अर्नव है, वो कहाँ से नेम रिस्पॉन्ड करेगा। स्टार्टिंग में बच्चे को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मतलब पूरा कोरे कागज़ की तरह होता है, तो कहाँ से नेम रिस्पॉन्ड करेगा बच्चा। उसको आप उसका अपना नाम तक उसको पता नहीं होता है, आप क्या बोल रहे हो, वो आप बोल रहे हो मुँह से अर्नव मेरे पास इधर आओ, उसको पता नहीं है मेरे पास इधर आओ का क्या मीनिंग है, तो वो कहाँ से नेम रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैं इस बात के ऊपर बिलीव करती हूँ कि जैसे जैसे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, उसका थोड़ा सा वोकैबुलरी बढ़ता है, उसमें थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज डेवलप होने लगता है, तो उसके बाद अपने आप बच्चे में नेम रिस्पॉन्स आ जाता है। इसके लिए मैंने कभी नेम रिस्पॉन्स के लिए, मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि मैंने इसके लिए कभी कोई एक्टिविटी उसको नहीं करवाई, ना मेरा इस चीज़ के ऊपर फोकस था। और आज अभी भी मैं उसको बुलाऊं तो वो सीधा भाग के मेरे पास आ जाता है। ये अलग बात है कि वो बाहर से बोलता नहीं है, हाँ जी यहाँ मैं आ रहा हूँ, मैं बोलूँगी उसी टाइम पे भाग के मेरे पास आ जाएगा वो। तो इस चीज़ का टेंशन आप लेके मत रखो कि मेरा बच्चा नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और वो आगे भी नहीं करेगा, नहीं, अपने आप करेगा वो। 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बाद जैसे जैसे आप बच्चे के ऊपर काम करते हो, नेम रिस्पॉन्स अपने आप आ जाता है, लॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का बर्डन लेके मत चलो, आपका मेन फोकस होना चाहिए, अगर हाइपर एक्टिव है तो हाइपर एक्टिविटी को कैसे डाउन करना है, बच्चे की मोटर स्किल्स को कैसे हम लोगों को इम्प्रूव करना है, बच्चे की जो सोशलाइजेशन है, बच्चे का जो कम्युनिकेशन है, वो हम लोगों को कैसे इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। रही सुशु, पॉटी करने वाला बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं होता है, 4 साल का 5 साल का है तब भी वो पॉटी ट्रेन नहीं हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा टेंशन की बात है, क्योंकि इसमें अगर आपने काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आगे भी वैसे ही चलने वाली है, ये अपने आप इम्प्रूव नहीं होती है, तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा। अर्नव में ये प्रॉब्लम तभी नहीं आया क्योंकि मैंने उसको आफ्टर 6 मंथ जब उसका एज था, उसके बाद ही मैंने उसको पॉटर स्टार्ट किया था। वो कभी भी पैंट में पॉटी नहीं करता था, और सुशु भी मैं उसको 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद उसको मैं बाथरूम में करवा के आती थी अपने आप। तो जितना ज़्यादा आप बच्चे को पैंट में कम करने देंगे सुशु पॉटी, उतना ही ज़्यादा वो जल्दी सीख जाते हैं। तो उसको, जैसे कि मैंने बोला कि पॉटी के लिए तो पॉटर यूज़ करती थी तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं आता था, तो सुशु के लिए तो मैंने पॉटर यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, उसको मैं हर 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद उसको मैं सुशु कराने ले जाती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था वो बॉटल से दूध पीता था, बहुत ज़्यादा दूध पीता था, मेरा ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए इनफ नहीं होता था, तो उसको सुशु बहुत ज़्यादा आता था। तो मेरे दिमाग में ये भर गया था कि बार बार उसको सुशु के लिए मैं ले जाती रहती थी। तो जैसे ही वो चलने लगा, 1-1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, जैसे ही उसने चलना स्टार्ट किया तो वो अपने आप उसके बाद वो बाथरूम में भाग के सुशु करके आ जाता था वो, तो उसको हैबिट हो गया था वहाँ से। तो उसने बाद में फिर उसका मुझे डायपर का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अभी भी अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, 4 साल का है, वो फिर भी पैंट में कर रहा है, तो आपको यही हैबिट उसमें डेवलप करनी पड़ेगी कि उसको बार बार आपको आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको बाथरूम में लेके जाना है। मैक्सिमम बच्चे, कुछ बच्चे टॉयलेट से डरते थे, जैसे अर्नव पहले टॉयलेट से बहुत डरता था, वो सुशु तो बाथरूम में करके आ जाएगा, लेकिन टॉयलेट के लिए मुझे खींच के ले जाएगा, और खींच के नहीं ले जाएगा तो वो सीधा भाग के टॉयलेट के डोर के पास खड़ा
बड़ा हो जाता था, मैं समझ आती थी कि इसको पॉटी आई है, तो फिर वो मुझे हाथ से मैं उसको पकड़ के बिठाती थी, थोड़ा डरता था वो। अभी 2-3 साल से वो नहीं डर रहा है, खुद भाग के बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये है कि आप पहले सुसु का हैबिट तो डेवलप करो उनमें, और पॉटी को भी वैसे ही करना है आपको। हम लोगों को आइडिया तो हो जाता है कितने टाइम के बाद अभी उसको पॉटी करना है, तो आप ले जा सकते हैं वहाँ पे, बार बार उसको ले जाना है, ट्राई करना है ताकि वो पैंट में ना कर पाए। फिर धीरे धीरे गाइस उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये प्रॉपर स्पेस है सुसु करने का, ये प्रॉपर स्पेस है पॉटी करने का। अगर आप डायपर लगा के रखोगे और उनको वही हैबिट डालते रहोगे तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात बैठ के रह जाएगी, हमेशा हैबिट हो जाएगी कि मुझे डायपर लगा है और मुझे डायपर में पॉटी करना है। वो कभी नहीं समझ पाएगा कि इसका प्रॉपर स्पेस क्या है। तो इस चीज़ को के ऊपर आपको थोड़ा स्टार्टिंग में आई थिंक 3-4 महीने या 5 महीने आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट हो चुके हो। अगर 4 साल में भी 3 साल में भी बच्चा पैंट में कर रहा है तो आपको इस चीज़ का थोड़ा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उनके दिमाग में ये चीज़ जाएगी कि पैंट में नहीं करना है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। और एक चीज़ कि अर्नव का अंडरस्टैंडिंग लेवल कब इम्प्रूव होना शुरू हुआ, तो 5 साल या 6 साल में तो उसको मतलब हम लोग कुछ कमांड बोलेंगे तो इतना ज़्यादा उसको समझ में नहीं आता था हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो फॉलो कैसे करेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि 6 ईयर्स के बाद थोड़ा थोड़ा वो जब वो उसमें फ्रेज स्पीच उसमें आने लगी और वो समझने लगा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो जल्दी उसका इंक्रीज़ होने लगा। तो बिहेवियरल इश्यूज़ की मैं अगर बात करूँ, 5 ईयर्स तक तो बहुत ज़्यादा था, जैसे आप लोग डिस्क्राइब करते हो सेम टू सेम वैसे ही था। हाइपर एक्टिव, कुछ भी नहीं सुनना है, मैं अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कुछ फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं सुनना है। ग्राउंड में जाएगा, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, कुछ भी स्लाइड पे जाना है तो वेट नहीं करना है। ऊपर मुझे डर लगता था कि किसी को धक्का दे देगा, 1-2 बार तो उसने दिया भी, तो वहाँ पे भी पूरा खड़े रहना पड़ता था, पूरा देखना पड़ता था उसका। किसी का भी खिलौना उठा के वहाँ से भाग जाओ, मतलब सब कुछ था, किसी की आइज़ में मिट्टी डाल दो, ये सब कुछ था। बट अभी अर्नव में ये सब इश्यूज़ नहीं हैं। अभी अर्नव काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है। उसमें अगर मैं बोलूँ तो हम लोग एज ए पेरेंट, एज ए मदर फादर, हम लोग अभी पूरी तरह से मैं बोल सकती हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि वो पूरे फेशियल एक्सप्रेशन अभी रीड करता है। वो समझता है कि कब हम लोगों का मूड अच्छा है, कब हम लोग उससे सैड हैं, या मेरी कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिससे मम्मी पापा को प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से अभी आ चुकी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में है और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। जितना उसको आता है अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है, लैंग्वेज और ज़्यादा डेवलप्ड होने का भी ज़रूरत है उसमें। कमांड फॉलो करना 100%, आप उसको जो बोलो वो कर देता है। एग्रेशन उसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी एग्रेशन का प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि एग्रेशन को कंट्रोल करना है और बच्चे के साथ अगर आपको अपना बॉन्डिंग बनाना है तो आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। बच्चे के जो इमोशंस हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चे को उसी रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस रूप में वो है। आपको अपने बच्चे के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। आपको अपना एग्रेशन 0 करना पड़ेगा। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रखनी है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन उसी लेवल पे रखनी है जिस लेवल पे हमारा बच्चा है। सारे ऑटिस्टिक बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। दूसरा ऑटिस्टिक बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो बोल भी रहा है, वो तो कम्युनिकेट भी कर रहा है, उसमें तो बिहेवियरल इश्यूज़ भी नहीं हैं, और मेरे बच्चे में ये सब कुछ है। ये चीज़ें नहीं सोचनी है गाइस। हर बच्चे का ऑटिज़म का लेवल अलग है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, उसकी जो खूबियाँ हैं वो अलग हैं। मेरे बच्चे में कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ हैं, आपके बच्चे में अलग होंगी। उन चीज़ों को आप दिमाग से बिल्कुल दूर कर दो कि दूसरे का कितना इम्प्रूव कर रहा है और मेरा कितना इम्प्रूव कर रहा है। फिर क्या होता है कि आप एग्रेशन में आते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो रही हूँ अपने ऑटिस्टिक बच्चे की परवरिश करने में, या मैं कहीं गलत तो नहीं हो रही हूँ। ऐसा हुआ अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ या मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा और मैं सारी ज़िंदगी अफसोस करूँगा इस चीज़ का। नहीं, ये गिल्ट आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है। ये गिल्ट को आपको हमेशा अपने आप से दूर रखना है। अगर आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे के लेवल के हिसाब से चलेंगे और अपने आप को
काम रखेंगे, सेटिस्फाई रखेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी कभी फेस करने को नहीं मिलेगी। और आपके बच्चे का बॉन्डिंग आपके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसा कि अभी 9 ईयर की एज में अर्नव का बॉन्डिंग हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा है। वो अपनी हर नीड को एक्सप्रेस करता है, अपने हर फियर को एक्सप्रेस करता है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी हमसे सेटिस्फाई है और हम भी उससे सेटिस्फाई हैं। तो इस लेवल पे पहुंचना है तो अभी जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो अपने ऊपर वर्क करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अपने बच्चे के ऊपर। तो आप अपनी लाइफ भी अच्छे से जिए और आपका बच्चा भी अपनी लाइफ को एंजॉय करे, ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।